अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। वोकेशनल टीचर्स, इन दिनों इन टीचर्स को ऐसा सबक सरकारों ने सिखाया हुआ है कि अब ये प्रताड़ित होकर जो शिमला का चौड़ा मैदान है वहां पर बैठे हुए हैं और इनकी सुनवाई करने वाला हाल फिलहाल तो ठीक उसी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से इनका जो रोजगार का सफर था वो शुरू हुआ था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि साल 2013 में जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केंद्र के जरिए एक स्कीम यहाँ पे आई वोकेशनल टीचर्स की, वोकेशनल टीचिंग की, और उसके तहत तब सरकार ने फैसला लिया कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाया जाएगा और उसी दौरान 100 स्कूलों में 100 टीचर्स को रख के ये व्यवस्था को लागू किया गया। और अब 2013 से 2025 12 साल हो गए लगभग, और ये जस के तस वहीं पे बैठे हुए हैं। और हैरानगी इस बात की है कि जब मुद्दों की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो जो रोजगार से लगे हुए लोग हैं वो भी सड़क पर हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है वो भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो असली मुद्दा है क्या, जरा इस तरफ चलते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि बैरिकेड्स लगे हैं, साथ में से एक काफिला निकल रहा है, मंत्री जी हैं इसमें विक्रमादित्य सिंह, और विक्रमादित्य सिंह इनसे बात करते हैं और वो भरोसा दिलाते हैं कि एक भाई की तरह मैं आप लोगों का साथ दूंगा, क्योंकि जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। तो जो पिता का दौर था उनका, जब पिता ने इन्हें जॉब्स दी थी, उसके बाद अब जिम्मा बतौर मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर भी आता है। और शायद यही वजह है कि देर शाम को विक्रमादित्य सिंह पिछले कल इन वोकेशनल टीचर्स के पास पहुंचे और इन्होंने अपनी गुहार लगाई। दरअसल अब ये जो अध्यापक हैं, वोकेशनल टीचिंग के जो लोग हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि हमें ठेकेदारी की जो व्यवस्था है, जो कंपनियों के जरिए हमें रोजगार दिया जा रहा है, वो हमें कबूल नहीं है। बात भी जायज है कि जब पैसा केंद्र से आ रहा है, इसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन अगर एजेंसी, अगर प्रदेश सरकार खुद रहती है तो फिर इसमें क्या गलत है। एक अनुमान के मुताबिक या जो हमें बताया गया उसमें यह कहा गया कि 24,000 रुपया प्रति टीचर जो है वो यहां पर दिया जाता है और कट कटाकर 19,700 कुछ रुपए जो है वो इन लोगों के हाथ में आते हैं। खैर, सरकारें बदली। 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई, जयराम जी मुख्यमंत्री बन गए और 17 से 22 तक ये लोग उसी व्यवस्था के तहत काम करते रहे जो वीरभद्र सिंह की सरकार जो थी वो तय करके गई थी। लेकिन यहां पर ये लोग ये भी खुलासा करते हैं कि 2017 का जब एंड चला हुआ था तो वीरभद्र सिंह ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि इन्हें कंपनी से निकालकर राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है RMS, उसके तहत इनको नियुक्तियां दी जाए, यानी एक पॉलिसी जो थी वो फ्रेम कर दी जाए। लेकिन सरकार बदल गई 2017 में और 2022 में एक बार फिर सरकार बदल गई। नहीं बदले तो इन लोगों के दिन, यानी जिस तरह के प्रताड़ना के माहौल में ये लोग जी रहे थे वही प्रताड़ना इनके हिस्से में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद कायम है। जब ये शुरू हुआ था, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये 100 स्कूलों में जो पायलट प्रोजेक्ट था वो चला। आज आलम यह है कि जिस वोकेशनल टीचर्स की बात की जाती है या फिर जिस व्यावसायिक शिक्षा की बात की जा रही है, इसको देने वाले यही लोग हैं और लगभग 80,000 से लगभग 1 लाख के करीब ये बच्चे बताए जाते हैं जो इनके पास पढ़ते हैं। और अब इनकी जो आंकड़ा है टीचर्स का वो 2174 है। और अब आप खुद सोचिए कि जिस एजुकेशन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से रोज शोर पड़ता है, उसका जो मूल है उसे समझने के लिए हमारे नेता जो है वो तैयार नहीं है। हर बार इनको यही दिलासे दिए जाते हैं कि आप चलिए सब कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि लगभग 1 लाख बच्चे, मान लीजिए 80,000 भी मान लेते हैं कि 80,000 के करीब इनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं। जब टीचर खुद प्रताड़ना का शिकार होगा और जब इनके ऐसे हालात देखेगा तो उसे कैसे भरोसा होगा कि मेरे को जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो मेरे को सिखाए जा रहे हैं, चाहे किसी भी ग्रुप में समझ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो उसको सिखाया जा रहा है वो टू द पॉइंट उसको अपने मन में आत्मसात करना है। मानसिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार तो यहाँ पर टीचर्स ही हो रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, कुछ राम नाम या तो पेंटिंग करवा रही हैं, ये जो महिला बैठी है मैडम यहाँ पे, या फिर बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रही है। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर
इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये जो चीजें हो रही हैं, अगर इतने बुरे हालात हो चुके हैं तो फिर ये दम किस बात का भरते हैं हमारे नेता और हमारी सरकारें कि हम लोग जो रोजगार है खुद तो आप सरकारी दे नहीं सकते, जो सरकारी दिया है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब बात इनकी भी सही है कि हमारे लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया जाए जिसके तहत हम लौट सकें, स्कूलों में पढ़ा सकें, लेकिन नहीं। अब इनका ये आरोप भी है कि बीच में मिडमैन रखने की जरूरत क्या है और सही मायनों में जरूरत क्या है। एक मैनेजमेंट का एक वो होता है क्राइटेरिया, उसमें कुछ परसेंट जो है वो मैनेजमेंट का जो है उसको तो कायम रखने का जो होता है फंडिंग, वो इन कंपनियों को जाती है। क्यों सरकार नहीं ले लेती? ऐसे तो कहा जाता है कि हम लोग यहां पर पैसा बचा रहे हैं, यहां पर पैसा बचा रहे हैं। लगभग इन्हीं लोगों के मुताबिक 3 से 4 करोड़ रुपया हर महीने इन्हें सिर्फ मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए कंपनियों को दिया जाता है। फिर ये बीच में मिडमैन की जो व्यवस्था है वो अब कायदे से अगर देखा जाए तो इन अध्यापकों में और सरकारों के बीच में नहीं है, ये उन कंपनियों के हाथों में है जो इन्हें रोजगार मुहैया करवाते हैं। अब सरकार भी आगे से कह देती है कि जी हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, क्योंकि इनके बाबत अब जो भी फैसला लेना होगा वो इन्हीं लोगों को लेना होगा, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट है। हद होती है किसी भी चीज की कि अगर कोई तर्क देना है वो तो थोड़ा सा ढंग का दे लीजिए। बीच में इस व्यवस्था को लाया कौन? जब वीरभद्र सिंह इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए और इसको आरएमएस के तहत ले जाने के लिए तैयार थे, फिर ब्रेक कहां पे लगी? अब ये सवाल तो चौड़ा मैदान पर भी नजर आ रहा है। नेताओं के झुंड आते हैं। काश इन दिनों जिस तरह से पिछले चुनावों के दौरान हुआ था कि कांग्रेस को सत्ता में आने की जो चाहत थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस दौरान जब JYT 817 के जो अभ्यर्थी थे इसी चौड़ा मैदान में डटे हुए थे तो कांग्रेस के लोग विधानसभा छोड़कर वहां पर जाते थे। लेकिन हाय रे किस्मत, इन लोगों के पास विपक्ष भी जाने के लिए तैयार नहीं। अगर जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। शायद कहीं तो अंतरात्मा जो है नेताओं की है, क्योंकि पिछले 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से पहले तो जयराम ठाकुर की ही सरकार थी, लेकिन वही चीज आ जाती है कि सरकारें जो हैं वो इन नेताओं की होती हैं, और जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर आम आदमी के लिए कहां पर यह व्यवस्था फ्रूटफुल हो सकती है। बिचौलिया ये शब्द बहुत तरीकों से इस्तेमाल होता है। अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो बीच में एक सिस्टम, और दूसरी चालू भाषा में बात करूं तो आ जाता है कि दलाली। ये सीधा आरोप है। आज ये लोग सड़कों पे बैठे हैं, हाथ जोड़ रहे, तो बात वही आ गई कि अगर एक सरकार में इनके साथ इनको अगर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो जॉब्स थी वो दी गई, अब आगे क्या समस्या है? क्या 2174 लोगों के साथ जो परिवार जुड़े हैं, जो उनके साथ और जुड़े हैं, उनकी कोई चाहते नहीं होंगी? उनको डायरेक्ट पैसा देने में अगर ये कहें कि सबसे बड़ा कठिनाई आ रही है तो क्या आ रही है? कोई दो राय नहीं है कि जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उन्होंने भी इनसे बात करी थी, और जब उन्होंने बात करी थी तो उन्होंने पूरा भरोसा अब तक जता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे साथ सहमत है, हमारी बातों के साथ सहमत है। तो फिर असहमति है कहां पे? हावी कौन है? कभी आम आदमी हावी हुआ? ये जो आपको यहां पर बच्चों से बैठी महिलाएं दिख रही होंगी या दूसरे जो लोग दिख रहे होंगे, क्या इनका कोई घर परिवार नहीं है? क्या इनकी घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां नहीं है? और अगर हैं तो ठीक उसी तरीके से सरकार की भी इन लोगों के लिए जिम्मेदारियां बनती हैं। लेकिन जिम्मेदार बने तो कौन बने? आज व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार रास्ते ढूंढ रही है। अरे भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह के इनके गुरुओं की हालत करोगे तो जो चेले हैं उनके दिमाग में फिर क्या सरकारी क्षेत्र हावी नहीं रहेगा कि हम सरकारी जॉब ही करेंगे? तमाम चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो कि बहुत जरूरी हो जाती है, जिन्हें समझना है। मैं कहीं पे सुन रहा था कि 5वीं क्लास तक हमारे पड़ोसी देश चीन में 5वीं क्लास तक जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसको कम से कम 24 स्किल जो है वो सिखा दी जाती है, और यही आर्थिकी की एक मजबूत वजह भी बनता है किसी देश की। यहां पर तो एक प्रदेश में भी ये मसला हल नहीं हो रहा है। जब ये तमाम चीजें शरेआम सचिवालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर और विधानसभा से चंद मीटर की दूरी पर हो रही है, फिर कौन इनका सहाय है? हम लोगों को आदत है कि अपने दुख में दुख, अपने सुख में सुख को तलाशते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे को कोई समस्या आती है तो नहीं खड़े होते। जरूर सोचिएगा
कि आखिर हम किस सिस्टम में, सिस्टम हमारे लिए है या फिर कंपनियों के लिए है या फिर उस पौध के लिए जिसे आप तैयार कर रहे हैं कि आप ऐसी शिक्षा हासिल कीजिए जो आपको भविष्य में रोजगार दे सके। लेकिन यहां पर तो रोजगार के लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाहर हैं उनके भी और जो रोजगार में लगे हुए हैं उनके भी। इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, सोचिएगा जरूर कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।